तो चलिए आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सेट नंबर 9 सेक्शनल टेस्ट सीरीज है ये। और ये टेस्ट सीरीज की बात करेंगे तो आपकी इरूटेरिया की टेस्ट सीरीज है। और जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 44 से लेके 61 तक के प्रश्नों को देखेंगे, 44 टू 61। ठीक है, किस बुक को कवर किया है? तो इसने कवर किया महेश कुमार बनवाल को कवर किया है। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, महेश कुमार बनवाल को कवर किया। इससे पहले हम लोग ने 44 तक के चैप्टर से जो प्रश्न जो आए थे इरूटेरिया की टेस्ट सीरीज में, उसको हम लोगों ने किया है। टोटल प्रश्न यहाँ पे होंगे 120 प्रश्न होंगे ज्योग्राफी के। और 30 प्रश्न की बात करेंगे तो आपके करंट अफेयर्स के होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और पहला क्वेश्चन जो रहा आपके सामने ये रहा, जूम कर दे रहा हूं, जरा इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए बताना है भारत की अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार क्या है। ठीक है, तो भारत की अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार की बात करेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 60 मिनट से, ठीक है ध्यान रखेंगे, 67 डिग्री 25 मिनट तक बात करेंगे तो ध्यान रखें क्या है, तो यहाँ पे दक्षिण पूर्वी देशांतर के बीच में आपको देखने को मिलता है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया। तो यहाँ पे भारत का अक्षांशीय में देशांतरीय विस्तार एक बार आप लोग ही बता दीजिए। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 6 उत्तरी और 38 डिग्री 7 मिनट से 37 25 पूर्वी देशांतर है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में इसको रखेंगे, काफी अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, भूलेंगे नहीं। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, भारत की अगर क्षेत्रफल अगर आपसे पूछ देगा तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इसे आप ध्यान में रखना है। ठीक है, कितना? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत की क्षेत्रफल। अगर पूछेगा विश्व का क्षेत्रफल पर का भारत का क्षेत्रफल कितना परसेंट है, तो 2.43% में 2.43%। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल की बात करेंगे, रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील एवं ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वां स्थान पर। ठीक है, भारत से पहले क्या होगा, तो भारत से पहले ऑस्ट्रेलिया आता है। ठीक है, तो सबसे अधिक क्षेत्रफल रूस का है, फिर कनाडा का है, फिर यूएसए का है, फिर आपका चीन का है, फिर ब्राजील का है, फिर आपका ऑस्ट्रेलिया का आता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर जनसंख्या के दृष्टिकोण से बात करेंगे तो भारत चीन के बाद आता है, लेकिन नए वाला डाटा से पता चल रहा है तो भारत जो है जनसंख्या के हिसाब से प्रथम स्थान पे आ गया है। ठीक है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। अगर विश्व की जनसंख्या की बात करेंगे तो विश्व की जनसंख्या 17.5% है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है, इससे आप ध्यान में, मतलब विश्व का 17.5% टोटल जनसंख्या में से भारत की जनसंख्या, हमारी जनसंख्या काफी तेजी से ग्रोथ कर रही है, इसमें हम लोग बहुत आगे है। ठीक है, अब आते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए, कर्क रेखा भारत के 7 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें छत्तीसगढ़ राज्य भी शामिल है, बताना है। और मिनिकॉय एवं मालदीव के मध्य 9 डिग्री चैनल तथा मिनिकॉय एवं लक्षद्वीप के बीच में 8 डिग्री चैनल है। और भारत का अगर बात करेंगे तो भारत का दक्षिणतम बिंदु, ठीक है, 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। बताना सत्य कथन की चयन करें तो केवल 3 की बात करेंगे, इसमें सत्य कथन है। पहला कथन कौन सा गलत है, क्योंकि भारत के कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसमें छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ तो कर्क रेखा जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य भी शामिल है, छत्तीसगढ़ तो है ना इसमें। 8 राज्य गुजरात है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। ठीक है, और पड़ोसी देश बांग्लादेश से होकर गुजरती है कर्क रेखा। तो इसका आंसर कैसे ए लिया है, मैंने लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 8 से ऊपर गुजरता है, ऊपर 7 दिया है, 7 राज्य बतला है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए, यही यहाँ पे क्या है, गलत दिखा हुआ। ठीक है, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब भारत को बीचों बीच से मतलब क्या करती है, कट करती है। ठीक है, तो बाकी छत्तीसगढ़ भी इसमें शामिल है। ठीक है, दूसरा वाला इसलिए गलत है आपको कि भारत का दक्षिणतम पॉइंट इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार द्वीप में, ठीक है, 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पे स्थित है। पहले इसका नाम पिगमेलियन पॉइंट है, जो भूमध्य रेखा से 776 किलोमीटर की दूरी पे था। ठीक है, लेकिन 2004 में क्या आता है, सुनामी आता है, जिसके वजह से ये मतलब क्षेत्र जो डूब गया। ठीक है, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु की बात करेंगे, क्या नाम है इसका, इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार द्वीप में, ठीक है, 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। पहले इसका नाम पिगमेलियन पॉइंट था, लेकिन भूमध्य रेखा में, ठीक है, भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर की दूरी था, लेकिन 2004 में ये डूब गया। अगर बात करेंगे यहाँ पे मिनिको एवं लक्षद्वीप, मिनिको एवं लक्षद्वीप के मध्य 9 डिग्री है। ठीक है, ध्यान रखिए, भूलेंगे नहीं। ठीक है, मिनिको और लक्षद्वीप के बीच में कौन सी है, 9 डिग्री जो है मिनिको और लक्षद्वीप के बीच में है, ध्यान रखना है। ठीक है, चलो अब मालदीव एवं मिनिको के बीच में ध्यान रखना 8 डिग्री है। तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच में बात करेंगे 8 डिग्री है, और मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में बात करेंगे कितना है, 9 डिग्री है। और लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री है। ठीक है, तो 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री आपको याद रखना है। ठीक है, तो मिनिकॉय एवं लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री है, मालदीव एवं मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री है,
तथा लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में कितने डिग्री है? 10 डिग्री है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है, भूलेंगे नहीं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मिनी और लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री, मालदीव और मिनी के बीच में 8 डिग्री। ठीक है, और लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री, इसे आप ध्यान में रखेंगे, महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब आते हैं भारत का कुछ बिंदु के ऊपर बात करते हैं। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। ठीक है, ध्यान रखना। अब बात करें सबसे उत्तरी बिंदु की, बात करें इंदिरा कॉलेज जो कि लद्दाख में पड़ता है। और सबसे पश्चिमी बिंदु की बात करें गौहरमती या फिर गुहारमती की बात करेंगे तो ध्यान में कि गुजरात में पड़ता है। भारत की सबसे पूर्वी बिंदु की बात करें किबूथी है जो कि कहाँ पे पड़ता है? तो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। इसे भी आप चाहे तो ध्यान में रख सकते हैं। अब आते हैं निम्न कथनों पर विचार करना है। ठीक है, बांग्लादेश और नेपाल भारत के 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से सीमा साझा करते हैं, या तो 5 राज्य और इसमें केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है। ठीक है, म्यांमार और भूटान भारत के 4 राज्यों केंद्र शासित प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। बताना कौन सा कथन की बात करेंगे सही है। ठीक है, तो यहाँ पे एक का दो, दोनों का दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे क्या है तो सही है, इस पर जरा ध्यान फरमाइएगा। बांग्लादेश की बात करेंगे, भारत के 5 राज्यों से सीमा बनाता है। ठीक है, कौन कौन है? तो मेघालय त्रिपुरा। ठीक है, मेघालय त्रिपुरा मिजोरम असम, असम मेघालय त्रिपुरा, ये कौन सा 6 शेड्यूल में जो पड़ता है ना, 6वीं अनुसूची में जो पड़ता है, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, वो है। साथ में पश्चिम बंगाल किसके सीमा बनाएंगे? तो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाएंगे, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। किसके साथ? तो बांग्लादेश के साथ इनकी सीमा जो है लगती है। ठीक है, अब आते हैं चीन के साथ सीमा भी 5 बनाएंगे, जैसे हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, लद्दाख है। ठीक है, पाकिस्तान के साथ भी 5 राज्य सीमा बनाते हैं, गुजरात है, राजस्थान है। ये जो मैं बता रहा हूँ इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों शामिल है। ठीक है, मतलब टोटल बता रहा हूँ जिसमें राज्य भी शामिल है, केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है। तो पाकिस्तान के साथ भी 5 हो जाएंगे, जिसमें से गुजरात है, राजस्थान है, लद्दाख है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख शामिल है। वैसे अगर राज्यों की बात करेंगे तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब ही पड़ेगा, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश की जोड़ देंगे तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी है, तो टोटल 5 हो जाता है। नेपाल के साथ केवल 5 राज्य सीमा बनाते हैं, जो उत्तर प्रदेश से बिहार है, पश्चिम बंगाल है, सिक्किम है, उत्तराखंड है। म्यांमार के पास 4 है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर की बात करेंगे तो म्यांमार के साथ। भूटान के पास 4 बनाते हैं। ठीक है, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम है। ठीक है, और अफगानिस्तान के साथ केवल एक बनाते हैं, ध्यान रखें कौन बनाते हैं? तो लद्दाख बनाते हैं, इसे आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, काफी अधिक क्या है, महत्वपूर्ण है, इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, तो सारे प्रश्नों का आपको ध्यान में रखना है, भूलेंगे नहीं। अब आता है भारत की प्रादेशिक समुद्री सीमा तटीय आधार रेखा से 12 समुद्री मील की दूरी का क्षेत्र है। क्या बोल रहा है? भारत की जो प्रादेशिक समुद्री सीमा है तटीय आधार रेखा से 12 समुद्री मील की दूरी का क्षेत्र है। अविच्छिन्न अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र की दूरी प्रादेशिक समुद्री सीमा से 24 समुद्री मील के, ठीक है, आगे तक का होता है। तो ये आपका बोला कौन सा असत्य कथन है? तो दूसरा असत्य है। बाकी पहला की बात करेंगे, भारत की प्रादेशिक समुद्री तटीय आधार रेखा 12 समुद्री मील की दूरी तक का क्षेत्र, ये बिल्कुल आपका सही लिया। बाकी दूसरा क्या है? गलत है। ठीक है, चलिए तो बात करेंगे यहाँ पे क्या होता है। अनयन आर्थिक क्षेत्र की बात करेंगे 200 होता है। कितना होता है? अनयन आर्थिक क्षेत्र की 24 नहीं होता है, कितना होता है? 200 समुद्री मील होता है। इसको आपको जिसको बोला जाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, कितना होता है? 200 समुद्री मील का होता है। ठीक है, अब बाकी ये भारत प्रादेशिक की बात करेंगे तो 12 का होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, भूलेंगे नहीं इसको आप लोग। ठीक है, आधार रेखा की बात करें, आधार रेखा 24 समुद्री मील होता है। ठीक है, अब प्रादेशिक की बात करेंगे, प्रादेशिक 12 होता है। ठीक है, अगर बात करेंगे अनन्य मतलब अनन्य आर्थिक क्षेत्र जिसको बोला एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की बात करेंगे तो 200 होता है। ठीक है, तो ये 200 है, आधार रेखा 24 है और प्रादेशिक की बात करेंगे 12 है। ठीक है, भूलना नहीं है। भारत के कुल कितने राज्य और केंद्र शासित राज्य प्रदेश पड़ोसी देशों के साथ सीमा लगाते हैं? ठीक है, तो पड़ोसी देश के साथ सीमा लगाने वालों की बात करेंगे तो टोटल की बात करें कुल 18 है। कितने हैं? कुल 18 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश ऐसे जो पड़ोसी देशों के साथ सीमा लगाते हैं। याद कर लीजिएगा कितने हैं, क्या बताएंगे? 18 है। कितना है? 18 है। ठीक है, चलिए दक्षिण का प्रादेशीय पठार, दक्षिण का प्रादेशीय पठार अंगारा लैंड का ही एक भाग है। दक्षिण का प्रादेशीय पठार आर्कियन युग के आग्नेय चट्टानों से निर्मित है। तो बताना असत्य कथन का चयन करें तो पहला वाला असत्य कथन है। ठीक है, क्योंकि ये गोंडवाना, दक्षिण का जो भाग जो है गोंडवाना का हिस्सा है। ठीक है, ध्यान रखिए किसका हिस्सा है? गोंडवाना का हिस्सा है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। धरवार क्रम की चट्टानें आपको कर्नाटक में मिलता है। धरवार की बात करेंगे तो कर्नाटक के एक जिला के नाम पे धरवार का नाम रखा गया है। यह एक परतदार चट्टान का उदाहरण है, इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। भारत की सर्वाधिक खनिज भंडार इसी क्रम के चट्टानों में मिलते हैं। बताना उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है असत्य कथन के चयन करें।
तो ऑप्शन नंबर सी लिया है, केवल दूसरा है, ठीक है, क्योंकि इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है, ठीक है। बाकी धारवाड़ की बात करेंगे तो ये कर्नाटक के जिला के नाम पर इसका रखा गया है। धारवाड़ की बात करेंगे तो कर्नाटक के जिला के नाम पर रखा गया है। एक परतदार चट्टान का एग्जाम्पल है, बिल्कुल सही है। भारत की सर्वाधिक खनिज भंडार इसी क्रम की चट्टानों में मिलते हैं, ये भी सही है। बाकी ये गलत है, क्योंकि इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, ध्यान में रखना। अब धारवाड़ क्रम की चट्टान की विस्तार की बात करेंगे तो आपको बिहार में भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब कहाँ कहाँ पे मिलेगा, तो कर्नाटक आपको ध्यान में रखना, धारवाड़ और बेल्लारी जिला। कहाँ पे, तो ध्यान में रखना है, तो कर्नाटक का धारवाड़ और बेल्लारी जिला, इसको आपको ध्यान में रखना है। भारत में अगर बोलेंगे सर्वाधिक खनिज किसमें मिलेगा, तो धारवाड़ क्रम के चट्टानों में सबसे अधिक खनिज मिलते हैं। किस प्रकार के चट्टान, मतलब इस चट्टान में किस प्रकार के खनिज मिलेंगे, तो लौह अयस्क मिलता है, तांबा और स्वर्ण इन चट्टानों में पाए जाने वाले क्या है, महत्वपूर्ण खनिज है, ठीक है। अब आते हैं कोयला के ऊपर, क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब कोयला के ऊपर प्रश्न ये पूछ रहा है, तो बताना भारत में जो कोयला जो पाया जाता है उसमें से 98% कोयला की बात करेंगे किस चट्टानों से आपको देखने को मिलता है, तो गोंडवाना लैंड से, ठीक है। किससे मिलता है, तो गोंडवाना, ठीक है। ध्यान में क्या बताएंगे, गोंडवाना, ठीक है। तो गोंडवाना क्रम की चट्टाने से लगभग 98% कोयला आपको भारत में आपको देखने को मिलता है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लेते, ऊपरी कार्बोनिफेरस युग से लेकर जुरेसिक युग तक इन चट्टानों का निर्माण अधिक हुआ। ये चट्टाने कोयले के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। भारत का 98% कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों से मिलता है, ध्यान में रखने के, ठीक है। यह परतदार चट्टाने हैं, इनमें मछलियों एवं रेंगने वाले जीवों के अवशेष मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे यूओसिन एवं ओलोगोसिन दिया हुआ, मायोसिन है, ठीक है, प्लायोसिन है, इसमें आपको क्या करना है, मिलान करना है, ठीक है। तो चलिए मिलान में आप देखोगे तो क्या होगा, इसमें सभी युग्म गलत सुमेलित है, ठीक है। सभी के सारे युग्म जो इसमें गलत चुनना था वही गलत सुमेलित है, चलिए इसको आप ध्यान में रखना है। देखिए, सेनोजोइक महाकल्प के मियोसिन एवं ओलोगिसिन कल्प में वृहद हिमालय का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो सेनोजोइक महाकल्प के, ठीक है, इयोसीन एवं ओलोगोसिन कल्प के में वृहद हिमालय का निर्माण हुआ है। मायोसिन कल्प में पोटडार क्षेत्र के अवसादों के फलन से लघु हिमालय बना है। शिवालिक का निर्माण इन दोनों श्रेणियों के द्वारा किया गया, अवसादों के फलन से, ठीक है, प्लायोसिन कल्प में हुआ है। क्वाटरनरी अर्थात नियोजोइक महाकल्प के प्लीएस्टोसिन एवं हेलियोसिन कल्प में भी इसका निर्माण होता रहा। हिमालय एक युवा पर्वत है जिसका उद्यान क्या है, अभी भी क्या है, जारी है, ठीक है, ध्यान में रखना है। भूसन्नति को पर्वतों का पालना किसने कहा था, तो कोवर ने कहा था। तो भूसन्नतियों को पर्वतों का पालना किसने कहा था, तो ध्यान रखिए किसने कहा था, कोवर ने कहा था, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। किसने कहा था, तो कोवर ने कहा था। क्या कहा था कोवर ने, तो कोबर ने सब भूसन्नतियों के पर्वतों का पालना किसने कहा था, तो ध्यान रखेंगे कोबर ने कहा था, भूलेंगे नहीं, ठीक है। किसने, कोबर ने। अब आते निम्न कथनों पर फिर से आपको विचार करना, पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय की चौड़ाई बढ़ती जाती एवं ऊंचाई इसकी घटती जाती, कहां से, तो पश्चिम से पूर्व तक, ठीक है। हिमालय की पर्वत श्रेणियां प्रायद्वीपीय पठार की ओर अवतल एवं तिब्बत की ओर उत्तल हो गई है। बताना सत्य कथन का चयन करें, तो दोनों को दोनों ही बात करेंगे, असत्य किसी भी तरह का सही इसमें नहीं है, ठीक है। दोनों कथन क्या असत्य है। हिमालय की पर्वत श्रेणियां प्रायद्वीपीय पठार की ओर और उत्तल है एवं तिब्बत की ओर की बात करें क्या है, अवतल है, ठीक है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर पर्वतीय पठार की चौड़ाई घटती है और ऊंचाई क्या होती है, बढ़ती है। तो यहाँ पे उल्टा दे दिया ना, पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय की चौड़ाई बढ़ती नहीं घटती है एवं ऊंचाई घटती नहीं बढ़ती है, ठीक है। अगर पश्चिम से पूर्व आप जाओगे तो हिमालय की चौड़ाई क्या होगी, कमेगी, क्या होगी, कमी होगी, क्या होगी, कमी होगी, ठीक है। और अब ऊंचाई की बात करेंगे तो ऊंचाई आपकी बढ़ेगी, ठीक है। अब आते हैं बताना है इसमें, ठीक है। ट्रांस हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले ग्लेशियर का पूर्व से पश्चिम का सही क्रम क्या है। ट्रांस हिमालय क्षेत्र में जो ग्लेशियर जो पाया जाता है उसको पूर्व से पश्चिम में सही क्रम क्या है, तो ध्यान में रखना, इसमें सियाचिन है, ठीक है, बालातोरो है, फिर बियापो आएगा, फिर हिस्पर आएगा, फिर मतलब क्या आएगा था, बातूरा आएगा, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाला ग्लेशियर का पूर्व से पश्चिम को सही क्रम क्या है, तो सबसे पहले सियाचिन, फिर बालतोरे, फिर बियापो, फिर हिस्पर और फिर बातूरा आएंगे, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, काफी अधिक महत्वपूर्ण है। अब चलते आगे चलेंगे तो कौन सा प्रश्न उसको जरा देखते हैं। ट्रांस हिमालय क्षेत्र में के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है, ट्रांस हिमालय में, ठीक है। तो काराकोरम की बात, काराकोरम लद्दाख जास्कर पर्वत श्रेणी का निर्माण हिमालय से पहले हो चुका है, ठीक है। गॉडविन ऑस्टिन काराकोरम श्रेणी की मतलब सर्वोच्च चोटी की बात करेंगे, तो सत्य कथन की बात करेंगे तो दोनों को दोनों की बात करेंगे, सही है, ठीक है। तो काराकोरम लद्दाख जास्कर पर्वत श्रेणियों का निर्माण हिमालय से भी पहले हो चुका है।
गाडविन आस्टिन जो कि केटू के नाम से भी जानते हैं, काराकोरम श्रेणी की सर्वोच्च ऊंची चोटी है, तो इसको ध्यान में रखना है, वो सही है। गॉडविन आस्टिन को केटू कहते हैं। इसकी हाइट कितनी है? 8611 है, जो भारत की भी सबसे ऊंची चोटी यही है। ठीक है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है, जो भारतीय भूभाग पाक अधिकृत कश्मीर में। केटू कहाँ पे? तो पीओके में है, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, ध्यान में कहाँ पे है, ध्यान में रखना है, कहाँ पे है तो ध्यान में रखना है, क्या है तो यहाँ पे पीओके में है। ठीक है, अब बात करेंगे ट्रांस हिमालय की, बात करेंगे ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, इंडो सांक्वो, नासर जोन। बताना कौन सा इसमें सही सुमेलित है। ठीक है, हिमालय के सैन्य विभाजक की बात करेंगे तो ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय का इंडो शांगपो सचर जोन सही है। ठीक है, बाकी सबका क्या दिया हुआ? गलत दिया हुआ। ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय का कौन? इंडो सांगपो सचर जोन की बात करेंगे, ये आपका सही है। बाकी क्या है? गलत है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जोजिला दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो जोजिला आपको कहाँ पे पड़ेगा? तो जोजिला आपको जास्कर में पड़ेगा। जोजिला कहाँ पे पड़ेगा? जोजिला दर्रा किस पर्वत श्रेणी में है? तो जास्कर में है। ठीक है, ठीक है, हिमालय क्षेत्र में काराकोरम, छिपकिला, नाथुला, बोमडिला आदि अनेक दर्रे भी मिलते हैं। ठीक है, लद्दाख में स्थित काराकोरम दर्रा भारत के सबसे ऊंचे दर्रों, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, 5654 मीटर में से एक है। यहाँ से चीन को जाने वाली एक सड़क भी बनाई गई। बुजिला दर्रा श्रीनगर को किससे जोड़े? गिलगिट को जोड़ता है। ठीक है, जोजिला दर्रा जास्कर श्रेणी में स्थित है, इसे श्रीनगर से लेह का मार्ग गुजरता है। तो जोजिला से किसका मार्ग गुजरता है? श्रीनगर और लेह का। किसका? श्रीनगर और लेह का गुजरता है। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं बात करूं, ठीक है, काराकोरम की बात करूंगा तो काराकोरम दर्रा भी है हिमालय में। ठीक है, छिपकिला भी है, नाथुला भी है, बोमडिला भी है। ठीक है, लद्दाख में स्थित काराकोरम दर्रा भारत के सबसे ऊंचे दर्रों 56 से 54 मीटर में से एक है। ठीक है, यहाँ से चीन जाने वाली भी एक सड़क बनाई गई, किसमें से? काराकोरम दर्रा से। ठीक है, यहाँ से चीन जाने वाली एक सड़क बनाई गई है। बुजिला दर्रा बुजिला दर्रा कहाँ पे मिलेगा? तो बुजिला की बात करेंगे आपको श्रीनगर में मिलेगा, जो कि गिलगिट को जोड़ देता है श्रीनगर से। जोजिला दर्रा जास्कर श्रेणी में है, श्रीनगर को क्या करता है? लेह से जोड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखें, इसको फिर से मिलान करना है। ठीक है, मतलब कुछ मार्ग दिया हुआ है, उसको क्या करना है? उनसे मिलान करना है। तो चलिए यहाँ पे आंसर की बात करेंगे, इसका आंसर ए लिया है। ठीक है, ए में क्या है तो जरा इसको देख लेते हैं। ठीक है, ए की बात करेंगे तो इसमें क्या है? तो ए में है एक का क्यू, मतलब ये कुलगांव से काठी का मार्ग जाने के लिए आपका कौन सा है? पीर पंजाल दर्रा है। ठीक है, और शिमला से तिब्बत जाने के लिए आपको कौन है? छिपकिला दर्रा है। ठीक है, जो कि हिमाचल प्रदेश के रोहतांग, हिमाचल प्रदेश में ही आपको छिपकिला रोहतांग दोनों मिलता है। कैलाश घाटी मार्ग जाने के लिए आप कहाँ पे जाओगे? तो ध्यान रखेंगे, तो यहाँ पे 3 कार है, लीपू लेक दर्रा। ठीक है, कैलाश घाटी मार्ग जाने के लिए लीपू लेक। ठीक है, अब मंडी से लेह जाने के लिए आपको ध्यान रखेंगे बारालाचला। ठीक है, बारालाचला दर्रा है, जो कि मंडी से लेह जाने के लिए है। ठीक है, मंडी आपको कहाँ पे पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में मंडी पड़ता है, और लेह आपको लद्दाख में पड़ता है। ठीक है, मंडी से ही सांसद कौन जीती है आपकी? वो कंगना। कंगना कंगना रनौत। आपकी मंडी से ही चुनाव जीती है। ठीक है, और कैलाश घाटी का मार्ग में आपको लिपू लेक मिलेगा। ठीक है, कुलगांव से काठी मार्ग की बात करेंगे पीर पंजाल है, और शिमला से तिब्बत की बात करेंगे छिपकिला है। ठीक है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा, काफी अधिक है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, हाँ, थोड़ा इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। पीर पंजाल दर्रे से कुलगांव से कोठी जाने का मार्ग गुजरता है। बनिहाल दर्रे से जम्मू कश्मीर से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है। जवाहर सुरंग भी इसी भाग में स्थित है, तो बनिहाल दर्रा में आपको जवाहर सुरंग आपको दिखेगा। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा की बात करेंगे तो यांगजी दीवान, जो कि 5890 मीटर है। छिपकिला दर्रा शिमला से तिब्बत को जोड़ देता है। ठीक है, तो छिपकिला किसको जोड़ता है? तो शिमला से किसे जोड़ेगा? तो तिब्बत को छिपकिला जोड़ेगा। ठीक है, बारालाचला दर्रे से मंडी से लेह जाने का मार्ग गुजरता है, ध्यान में रखेंगे। तो बारालाचला दर्रे से क्या होता है? मंडी से लेह जाने का क्या होता है? मार्ग गुजरता है। ठीक है, थांगला, माना, नीति एवं लिपुलेख दर्रा आपको उत्तराखंड की कुमायूं श्रेणी में स्थित मानसरोवर झील एवं कैलाश घाटी का मार्ग लिपुलेख दर्रे से होकर गुजरता है। कैलाश घाटी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कैलाश घाटी चीन के हिस्सा तिब्बत में, चीन का हिस्सा तिब्बत नहीं, तिब्बत तो अपने आप को स्वतंत्र ही करता है, लेकिन चीन ने क्या कर रखा है? उस पर कब्जा कर रखा है। ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। ठीक है, सिक्किम में स्थित नाथुला एवं जलपला दर्रा का भी व्यापक और सामरिक महत्व है। ठीक है, चलिए आप देखेंगे भारत का सबसे ऊंचा दर्रा की बात करें, अभी जस्ट पढ़ा ना, यांगजिंग दीवान, जिसका 5890 मीटर है। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा यांगजी दीवान है, जो छिपकिला दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। बारालाचा दर्रे से मंडी से लेह जाने का मार्ग गुजरता है। और थांगला, माना, नीति, ध्यान रखेंगे, लिपू लेख, ये सब कहाँ पे मिलेगा आपको? उत्तराखंड में आपको मिलेगा। निम्न कथनों पर विचार करें। कुमायूं हिमालय का विस्तार काली तथा तीस्ता नदियों के मध्य है। ठीक है,
कुमायूं हिमालय का विस्तार की बात करेंगे तो काली और तीस्ता नदी के मध्य है। नेपाल हिमालय, ठीक है, नेपाल हिमालय में हिमालय का सर्वोच्च शिखर अवस्थित है, ठीक है। कामेत, त्रिशूल आदि जैसे शिखर नेपाल हिमालय में है, ठीक है। बताना असत्य कथन का चयन करें तो 1 और 3 की बात करेंगे, ये गलत है और ये गलत लिया है। मतलब नेपाल हिमालय में हिमालय का सर्वोच्च शिखर अवस्थित है, ये आपका सही है। देखिए कुमायूं हिमालय की बात करेंगे तो सतलज और काली नदियों के बीच ध्यान में रखेंगे है, ठीक है। कुमायूं हिमालय किसमें, सतलज और काली नदी के बीच में 320 किलोमीटर की इसकी लंबाई है, उत्तराखंड राज्य में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। और बात करें इसकी जो सबसे ऊंची चोटी जो है, ठीक है, कुमायूं हिमालय का नंदा देवी है, ठीक है। और भारत की तीसरी सबसे बड़ी चोटी भी है। नेपाल हिमालय की बात करेंगे तो काली और तीस्ता नदी के बीच में नेपाल हिमालय, ठीक है। किस नदी, काली और तीस्ता के बीच में नेपाल, ठीक है। सतलज और काली के बीच में कुमाऊं, ठीक है। और इसकी लंबाई की बात करेंगे, नेपाल हिमालय का 800 किलोमीटर है, ठीक है। और इसी में आपको मिलेगा एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, ठीक है, जो कि एवरेस्ट की बात करेंगे इसकी सबसे ऊंची चोटी है। अब विश्व का भी सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे तो कौन है, तो आपका एवरेस्ट ही है, ठीक है। ध्यान रखेंगे उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी की बात करें कलसुबाई है, ठीक है। सिनकुट्टा कैप कार्डेमम पहाड़ी में स्थित है, ठीक है। तो सह्याद्री का तो कलसुबाई की बात करेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो सही है, तो इसके सारे ही सारे कथन की बात करेंगे, सही लिया है, ठीक है। असत्य कथन की चयन करें तो सभी कथन सही है, ठीक है। अब पर्यटक स्थल है, ठीक है, कोडाई कनाल पालनी पहाड़ी में स्थित है, तमिलनाडु में आपको कोडाई कनाल आपको पड़ता है, तो सही है, ठीक है। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो कलसुबाई है, ठीक है। महाबलेश्वर भी इसी की एक प्रमुख चोटी जो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल भी है। नीलगिरी की अधिकतम ऊंचाई की बात करेंगे, डोडा बेटा है, जिसकी हाइट कितनी है, 2637 मीटर डोडा बेटा की हाइट है, ठीक है। प्रसिद्ध स्थल की बात करेंगे उटक मंडक, जिसको ऊटी के नाम से जानते हो, नीलगिरी में ही आपको देखने को मिलती है। नीलगिरी के दक्षिण में अन्नामलाई की पहाड़ी फैली है, जिसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी की बात अनाईमुडी है। अनाईमुडी की हाइट कितनी है, 2695 मीटर इसकी हाइट है। यह पश्चिमी घाट, सह्याद्री एवं संपूर्ण दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है, ठीक है। अनाईमुडी के निकट आपको क्या मिलेगा, पालनी और इलायची पहाड़ी। इलायची पहाड़ी को किस नाम से जानते हैं, तो कार्डमम के पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। सेनकोट्टा कैप कार्डमम पहाड़ी में ही स्थित है। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कोडाई कनाल पानली पहाड़ी में तमिलनाडु में स्थित है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। बताना पूर्वी घाट की पूर्वी घाट को सबसे उत्तरी भाग में उत्तरी पहाड़ी, ठीक है, मध्य में कुडप्पा पहाड़ी और दक्षिण में तमिलनाडु पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई 600 मीटर है, यद्यपि दक्षिण में नीलगिरी श्रेणी के निकट ये सर्वाधिक ऊंचाई प्राप्त करती है। बताना कौन सा कथन सही है, तो दोनों के दोनों कथन की बात करेंगे, सही है, ठीक है। तो पूर्वी घाट का सबसे उत्तरी भाग में उत्तरी पहाड़ी के मध्य में कुडप्पा पहाड़ी और दक्षिण में तमिलनाडु पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई की बात करेंगे 600 मीटर है, यद्यपि दक्षिण में नीलगिरी श्रेणी के निकट यह सर्वाधिक ऊंचाई प्राप्त करती है। तो बताना कौन सा कथन सत्य है, तो दोनों को दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, आपका सही है, ठीक है। मतलब पूर्वी घाट की सबसे उत्तरी भाग में उत्तरी पहाड़ी के मध्य में कुडप्पा की पहाड़ी है और दक्षिण में तमिलनाडु पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपका क्या है, सही है, ठीक है। अब आ गया था भूर नामक स्थलाकृति किस प्रदेश में दृष्टिगोचर होते हैं, ठीक है, तो बांगर प्रदेश में, ठीक है। तो भूर नामक स्थलाकृति किस प्रदेश में दृष्टिगोचर होते हैं, तो ध्यान में रखना है, बांगर प्रदेश में होते हैं, इंपोर्टेंट। बताना तराई प्रदेश को कछारी प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तराई प्रदेश को किस नाम से, कछारी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। प्रादेपीय पठार और हुगली के बीच के क्षेत्र को गिरिपदीय मैदान भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखेंगे और क्या है। तो बताना असत्य कथन का चयन करें तो पहला वाला असत्य कथन है, ठीक है। देखिए खादर प्रदेश की बात करेंगे तो नवीन जलोढ़ मिट्टी से जो निर्मित होता है उसको खादर कहते हैं। यहाँ बाढ़ प्राय प्रत्येक वर्ष नई उर्वर मिट्टी लाती है, तो इस प्रदेश को कछारी प्रदेश या बाढ़ का मैदान भी कहते हैं। किसको कहते हैं, खादर को कहते हैं, ठीक है। खादर प्रदेश का ही विस्तार डेल्टा प्रदेश के रूप में भी हुआ है, ठीक है। उदाहरण के लिए गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा जो पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश में फैला हुआ है, ठीक है। प्रादेपीय पठार और हुगली के बीच, ठीक है, ध्यान में, प्रादेपीय पठार और हुगली के बीच के क्षेत्र को गिरिपदीय मैदान भी कहा जाता है। यहाँ लैटेराइट संरचना जिसे बारिंद क्षेत्र भी ध्यान में रखेंगे। प्रादेपीय पठार और हुगली के बीच के क्षेत्र को, ठीक है, गिरिपदीय मैदान भी कहा जाता है। यहाँ लैटेराइट संरचना जिसे बारिंद क्षेत्र भी काफी दूर तक फैली, असम की ओर गंगा ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों बहाकर लाई गई जलोढ़ बेलिकाएं भी आपको मिलती है, ठीक है। भारत के तटवर्ती मैदानों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है, ठीक है। तो भारत के तटवर्ती मैदानों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है, ठीक है। क्या है इसमें, तो पश्चिमी तटीय मैदान एक सक्रिय जलोढ़ मिट्टी है।
कन्नड़ तट पर पक्ष जल एवं लैगूनों को कयाल कहा जाता है। पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदानों की तुलना में कम चौड़ा है। पश्चिमी तटीय की तुलना में पूर्वी तटों पर प्राकृतिक पोताश्रह बंदरगाह की कमी दिखती है। तो सत्य कथन में देखेंगे तो 1 और 4 क्या है आपका सत्य कथन है। मतलब की बात करेंगे पश्चिमी तटीय मैदान एक सक्रिय जलोढ़ मिट्टी है, सही है। और पश्चिमी तटीय की तुलना में पूर्वी तटों पर प्राकृतिक पोताश्रय बंदरगाहों की कमी दिखती है, ये भी आपका सही है। ठीक है, कन्नड़ तट पर पक्ष जल में लैगूनों को क्याल कहते हैं, गलत है। अब पश्चिमी तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदानों की तुलना में कम चौड़ा है, तो ये भी आपका गलत लिया है। ठीक है, अब क्याल के ऊपर थोड़ा प्रश्न जो है वो हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे ये जरा देख लीजिए, गुजरात से गोवा तक के तट को, ठीक है, कोंकण तट कहते हैं। ठीक है, गुजरात से लेकर गोवा तक का जो तट जो होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। और गोवा से कर्नाटक के मंगलूर तक का क्षेत्र को कन्नड़ तट कहलाता है। ये अधिकांश सकरा मैदानी भाग है। ठीक है, मंगलोर से कन्याकुमारी के तट की बात करेंगे तो तटीय मैदान मलाबार तट कहलाता है। ठीक है, तो मंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक कौन सा मलाबार तट है। ठीक है, हालांकि कभी कभी कन्नड़ तट को भी इसी के अंतर्गत ही शामिल किया जाता है। ठीक है, मालाबार तट में पक्ष जल मतलब बैक वाटर एवं लैगूनों की प्रधानता है, जिसे क्याल कहते हैं। ठीक है, तो क्याल आपको कहाँ पे मिलेगा, तो ध्यान रखना है, तो पूर्वी तटीय कन्नड़ तट पे नहीं मिलेगा। ठीक है, मालाबार तट पे मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा, मालाबार तट पे आपको ध्यान में रखेंगे, ये मिलता है आपको। ठीक है, ध्यान में रखना। चलिए, बाकी बहुत कुछ लिखा हुआ है तो आप लोग इसको पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा, क्योंकि ज्योग्राफी का सेट का लेवल काफी टफ किया गया है। ठीक है, बाकी घर से तो आप लोग पढ़ते नहीं, जब तक इसको नहीं पढ़ेंगे तब तक कुछ भी समझ में इसमें नहीं आने वाला है। ठीक है, सैडल पिक की बात करेंगे, उपर्युक्त में से कौन सा सही सुमेलित है, 3 लिया है ना, डी नंबर, केवल टी। मतलब सेलुलर जेल की बात करेंगे तो आपको दक्षिणी अंडमान में, जहां पे लोगों को काला पानी की सजा यहाँ पे होती थी। ठीक है, बाकी पोर्ट ब्लेयर मध्य अंडमान में पड़ता है, सैडल पिक की बात करें उत्तरी अंडमान में है, तो दोनों के दोनों गलत है। ठीक है, ध्यान में रखना है। तो क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे जरा इसको ध्यान में रखिएगा, मध्य अंडमान। ठीक है, अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर एवं प्रसिद्ध सेलुलर जेल दक्षिण अंडमान में अवस्थित है। माउंट हैरियट एवं हैवलॉक यहाँ के अन्य प्रमुख द्वीप है, जहाँ राष्ट्रीय पार्क भी है, ध्यान में रखना है। और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ज्वालामुखी भी पाया जाता है। नारकोंडम द्वीप में 2 सुषुप्त ज्वालामुखी एवं बैरन द्वीप में एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, तो बैरन द्वीप में आपको सक्रिय ज्वालामुखी मिलता है, नारकोंडम द्वीप में आपको क्या मिलता है, 2 सुषुप्त ज्वालामुखी एवं, ठीक है, बैरन द्वीप में एक सक्रिय ज्वालामुखी मिलता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उत्तरी अंडमान में एक पर्वतीय क्षेत्र है, जिसमें सर्वोच्च चोटी की बात करेंगे सैडल पीक है। ठीक है, उत्तरी अंडमान में पड़ता है सैडल पीक। ठीक है, तो सैडल पीक उत्तरी अंडमान में है, पोर्ट ब्लेयर मध्य अंडमान में है। ठीक है, सैडल पीक के बारे में और भी कुछ जान लीजिए। ठीक है, यह सदा रहित वनों का क्षेत्र है। ठीक है, ध्यान रखना। निम्न कथनों पर विचार करना, सिंधु जल समझौता की बात करेंगे 1960 के तहत भारत सिंधु, झेलम और चेनाब का 80% जल का उपयोग कर सकता है। सिंधु जल समझौता की बात करें 1960 में हुआ था, कोई दिक्कत नहीं। इस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे नेहरू जी थे, वहां पे कौन थे, अयूब खान। वहां पे कौन रहे 1960 में, अयूब खान आई थिंक रहे होंगे। ठीक है, ध्यान रखना है। पंचनद की बात करेंगे, 5 नदियों के बीच की बात करें, सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम शामिल है। संयुक्त रूप से सिंधु नदी के मिठानकोट के पास में मिलती है। तो सत्य कथन की बात करेंगे, सही है। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ था, जिसमें सहायक की भूमिका विश्व बैंक ने मध्यस्थता की थी। ठीक है, पूछेगा मध्यस्थता किसके द्वारा किया गया था, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसमें मध्यस्थता की गई थी। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच में 1960 में हुए सिंधु जल समझौते के अंतर्गत भारत सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों में झेलम और चेनाब का केवल 20% का ही जल उपयोग कर सकता है। ठीक है, तो सिंधु और उसकी सहायक नदी में बात करें झेलम और चेनाब का, भारत कितना % जल का उपयोग करेगा, 20% जल का उपयोग मात्र करेगा। ठीक है, जबकि सतलज, रावी के 80% जल का उपयोग का अधिकार इस समझौते में भारत को दिया गया। सिंधु नदी की बाईं ओर से मिलने वाली नदियों में पंजाब में पंचनद में कौन कौन सी नदी है जो बाएं तरफ से सिंधु में मिलती है, जो कि सिंधु की सहायक नदी है, सतलज है, ब्यास है, रावी है, चेनाब है, झेलम है। सबसे प्रमुख ये पांचों नदियां संयुक्त रूप से सिंधु नदी की मुख्य धारा में मिठानकोट में जाके मिल जाती है। ठीक है, 68 बीपीएससी में प्रश्न मिला था, तो कहाँ पे मिलती है, तो मिठानकोट मिलती है। मिठानकोट कहाँ पे पड़ता है, या पाकिस्तान में पड़ता है मिठानकोट। ठीक है, ध्यान में रखना, मिठानकोट पाकिस्तान में ना है, पाकिस्तान में होना चाहिए, एक बार चेक कर लीजिएगा वैसे। ठीक है, एकमात्र पूर्ववर्ती नदी जो हिमालय के तीनों श्रेणियों को अपरदर्शित करके प्रवाहित होती है, तो ध्यान रखिए सतलज। ठीक है, किसकी सहायक नदी है, तो ध्यान, यह चिनाब की सहायक नदी है। यह मानसरोवर झील के समीप से स्थित राक्षस ताल से निकलती है तथा छिपकिला दर्रे के पास भारत में प्रवेश करती है। स्पीति नदी
इसकी मुख्य सहायक नदी है, पूर्ववर्ती नदी है और हिमालय के तीनों श्रेणियों को अपरदित करके प्रवाहित होती है। ठीक है, अब चलेंगे आगे, देखेंगे आगे कौन सा प्रश्न है, तो उस पर भी जरा ध्यान में रखते हैं। ठीक है, हाँ आप देखना है गंगा में बाएं तट की मुख्य सहायक नदियों के पश्चिम से पूर्व का क्रम क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान में गंगा के बाएं तट के मुख्य सहायक नदियों का पश्चिम से पूर्व का क्रम बताइए कौन सा क्रम है, तो इसमें ध्यान में रखेंगे। तो सबसे पहले राम गंगा है, फिर आपको गोमती आएगी, फिर आपकी गंडक आएगी, फिर आपकी क्या आएगी, बागमती आएगी। ठीक है, तो ये सारे के सारे नदी गंगा के बाएं तट की प्रमुख नदी है, सहायक नदी है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, गंगा नदी की बात करें, दो नदियों का संगम से मिलने से बनता भागीरथी और अलकनंदा जब आपस में मिलती है तो ध्यान रखिएगा सम्मिलित रूप से क्या बनता है। ठीक है, देव प्रयाग के पास में दोनों आपस में मिलकर गंगा बनती है। ठीक है, तो देव प्रयाग के पास में भागीरथी और अलकनंदा दोनों आपस में मिलती है, जिससे गंगा नदी का निर्माण होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कहाँ से निकलती है गंगा नदी, तो गंगा नदी का मुख्य स्रोत की बात करेंगे उत्तराखंड के गंगोत्री से। ठीक है, हरिद्वार के निकट क्या करती है, मैदानी भागों में क्या करती है, प्रवेश करती है। तो इसमें दाहिनी ओर से यमुना नदी मिलती है, कहाँ पे मिलती है, दाहिने ओर से यमुना नदी प्रयागराज इलाहाबाद में मिलती है। और दक्षिणी पठार से आकर गंगा में मिलने वाली नदी की बात करेंगे सोन है। ठीक है, आगे दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से जलकरण करके इसमें आकर मिलती है। पुनपुन तथा टोंस जैसी छोटी नदियां भी दाहिनी ओर से मिलती है। गंगा के बाएं तट की मुख्य सहायक नदी में पश्चिम से पूर्व इस प्रकार है, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, बूढ़ी गंडक, बागमती तथा महानंदी है। ठीक है, और गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लंबाई। बिहार में कितनी लंबाई है, तो बिहार में 445 किलोमीटर लंबाई है। और पटना में ध्यान रखेंगे तो पूरा पूरा 99 है, 99 किलोमीटर पटना में है। ठीक है, निम्न कथनों पर विचार करें, जमुनिया और बरकी, जमुनिया और बरकी दामोदर नदी की प्रमुख सहायक नदी है। तो गंगा नदी गंगा की सबसे लंबी और सबसे पश्चिमी सहायक नदी, तो बताना असत्य कथन का चयन करें। तो दोनों कथन सही है, दोनों में से कोई भी असत्य नहीं। गंगा नदी गंगा की सबसे लंबी एवं सबसे पश्चिमी सहायक नदी है। ठीक है, जमुनिया और बरकी दामोदर नदी की सहायक नदी, ये भी आपका सही लिया है, ध्यान रखें कोई भी गलत नहीं है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए यमुना के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। गंगा की सबसे लंबी एवं सबसे पश्चिमी सहायक नदी है, जो बंदर पुच्छ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुत्री हिमनद उत्तरकाशी जिला से निकलती है। यह गंगा के समानांतर प्रवाहित होती हुई प्रयागराज इलाहाबाद में गंगा से मिलती है और संगम का निर्माण करती है। राजस्थान एकमात्र सदा निरा नदी चंबल नदी है। ठीक है, सदा निरा का मतलब होता है जिसमें सदा मतलब क्या हो, जल भरा रहे, उसको क्या बोलते हैं, सदा निरा कहते हैं। ठीक है, तो राजस्थान की एकमात्र सदा निरा की नदी की बात करेंगे चंबल नदी है। दामोदर नदी भ्रंश घाटी से प्रवाहित होने वाली नदी है। ठीक है, दामोदर रेत में सोने कण पाए जाने के कारण सोन नदी को स्वर्ण नदी भी कहा जाता है। उपयुक्त में से कितने कथन सही है, तो ध्यान रखेंगे तो इसमें कथन की बात करेंगे तो सारे ही सारे कथन की बात करेंगे सही है। ठीक है, थोड़ा दामोदर नदी के बारे में जान लेते हैं। ये पश्चिम बंगाल तथा झारखंड में भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है दामोदर। चंबल की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश के कहां से निकलती है, मध्य प्रदेश के महू के समीप स्थित मालवा के पठार से निकलती है। जो पहले उत्तर दिशा में राजस्थान के कोटा तक एक गॉर्ज का निर्माण करती, फिर बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर से होते हुए अंत में इटावा के समीप यमुना से मिल जाती है। मतलब ये चंबल नदी आपको दो राज्यों में बहता है, एक मध्य प्रदेश में, दूसरा की बात करेंगे उत्तर प्रदेश में। ठीक है, यह अपनी उत्खनित भूमि के लिए प्रसिद्ध है। उत्खनात भूमि से यहाँ बीहर कहा जाता है। ठीक है, इसकी संपूर्ण लंबाई 965 किलोमीटर है। अब बिहार में क्या मिलता था, तो बिहार में चंबल के डाकू मिलते थे, जिसने आपने बहुत सारे फिल्मों में देखा होगा। ये राजस्थान की एकमात्र सदा निरा है। सदा निरा का मतलब होता है जिसमें हमेशा पानी रहे। वैसे सदा निरा की बात करेंगे तो एक ऋग्वैदिक नदी, क्या नाम है इसका, गंडक का नाम सदा निरा है। लेकिन सदा निरा कहने का मतलब है जिसमें सदैव क्या रहे, तो सदैव जिसमें पानी रहे उसको सदा निरा कहते हैं। ठीक है, इसका पौराणिक नाम चमरावती है, मतलब शर्मनवती। बनास, मेज, पार्वती, काली सिंध, क्षिप्रा इसकी क्या है, सहायक नदी है। सोन नदी की बात करेंगे तो सोन नदी मध्य प्रदेश में स्थित अमरकंटक के पठार से नर्मदा के उद्गम स्थान के निकट से निकलती है, जो पटना में पश्चिम में गंगा के दाहिने तट पर मिल जाती है। ठीक है, यह नदी पठार से जलप्रपातों के क्रम के रूप में निकलती है और कैमूर श्रेणी में जाकर मिलती है। इसकी धारा को उत्तर पूर्व की ओर मोड़ देती है। इसके रेत में सोने के कण पाए जाते हैं, इसलिए इसको स्वर्ण नदी के नाम से भी सोन को जानते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। निम्न में से किस नदी को भारत नेपाल सीमा पर काली नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ध्यान में इसको बोलते हैं शारदा, शारदा नदी को बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे यह नदी नेपाल हिमालय में स्थित, ठीक है, मिलाम हिमनद से, ठीक है, गोरी गंगा
नाम से निकलती है, जो भारत नेपाल के सीमा पे काली नदी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, ध्यान रखना। ये उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में जब ये घाघरा नदी से मिलती है तो इसे चौक के नाम से जाना जाता है। काली नदी कहाँ पे बहती है, तो उत्तराखंड राज्य में आपको काली नदी यूके में बहती है। ठीक है, काली नदी भारत और नेपाल के बीच में विवाद भी है। ठीक है, किस नदी के अपवाह क्षेत्र को दक्षिण भारत की गंगा के उपनाम दी जाती है, दक्षिण भारत की बात करें गंगा, दक्षिण भारत की गंगा की बात करेंगे तो कावेरी को कहते हैं, दक्षिण गंगा की बात करेंगे तो गोदावरी को कहते हैं। ठीक है, और ये नदी जो है आपको कई राज्यों में आपको बहता है। ठीक है, केरल में भी है, कर्नाटक में भी है, तमिलनाडु में है। ठीक है, एक और भी केंद्र शासित प्रदेश है, कहा था, पुडुचेरी में भी आपको ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो कर्नाटक कावेरी नदी जल विवाद की बात करेंगे, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी के बीच में है। ठीक है, तो ये कर्नाटक में 41%, तमिलनाडु में 56%, केरल में मात्र 3% बहती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कावेरी जल विवाद भी इन चारों राज्यों के बीच में क्या है, कावेरी जल विवाद है, ध्यान में रखना। साथ में यहाँ पे आप देखोगे तो शिव समुद्रम, ठीक है, शिव समुद्रम प्रसिद्ध जलप्रपात की बात करेंगे तो इसी पे कावेरी पे ही आपको देखने को मिलेगा शिव समुद्रम। ठीक है, आगे देखेंगे तो पूर्णा नदी, पूर्णा नदी ताप्ती नदी की प्रमुख सहायक नदी है, ध्यान में रखना है। कपिल धारा जलप्रपात नर्मदा नदी पे स्थित है। ठीक है, बताना कौन सा कथन सही, तो ध्यान में रखेंगे दोनों के दोनों की बात करेंगे। कपिल धारा जलप्रपात नर्मदा पे स्थित है। पूर्णा नदी जो कि महाराष्ट्र में बहती है, ताप्ती नदी की सहायक नदी है, तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, नर्मदा का उद्गम की बात करेंगे, मैकाल पर्वत श्रेणी का अमरकंटक पहाड़ी, ये आपका सही है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, लंबाई की बात करेंगे 1312 किलोमीटर लंबी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जिसका 87% भाग की बात करें कि मध्य प्रदेश में है, थोड़ा भाग गुजरात में है, थोड़ा भाग की बात करें बहुत कम भाग महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो ये जो नर्मदा नदी जो है वो 3 राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश में है, गुजरात में है और महाराष्ट्र में बहती है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये कहाँ पे गिर जाती है नर्मदा, तो ये आपको अरब सागर में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। तो अरब सागर में गिरने वाले प्रायद्वीपीय नदी में सबसे लंबी नदी है, और ये आपको डेल्टा नहीं बनाती है नर्मदा। ठीक है, ध्यान में रखना है। ताप्ती के बारे में जान लेते हैं। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान के निकट सतपुरा श्रेणी से निकलती है। इस श्रेणी में समानांतर 724 किलोमीटर की लंबाई में पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। ये जो सेट जो बनाया है ना, यही से प्रश्न बीपीएससी में पूछता है। जो ज्योग्राफी का सेट को प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, बहुत अच्छा बनाया हुआ है, लगभग पूरा इसमें कवर करवा दिया आपका ये बुक जो है। इसका एक एक लाइन को याद कर जाइएगा। ठीक है, जो भी 7 8 क्वेश्चन जो आता है ना, वो जो किताब पढ़ने से अच्छा है इसके पूरे सेट को देकर लूसेंट को बेसिक को कवर कर लीजिएगा, आपका ज्योग्राफी से प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो इसका प्रिंट आउट निकलवा के इसके एक एक लाइन को लट जाइएगा, ओवरऑल आपका कंप्लीट हो जाएगा यहाँ से ज्योग्राफी। इरुटेरिया वाला ही ना कुछ सर, पहले वाला? हाँ, इरिटेरिया वाला जुनून टेस्ट सीरीज है। ठीक है, हाँ, पहला वाला नहीं है। ठीक है, जुनून टेस्ट सीरीज है, पहले वाला एनसीईआरटी था। वो सेम अब है बताना है यहाँ पे। वैसे। अब अष्टमुडी झील की बात करेंगे तो अष्टमुडी कहाँ पे है, तो अष्टमुडी की बात करेंगे तो अष्टमुडी तो आपका केरल में है ही। ठीक है, और चोलामू झील की बात करें सिक्किम में है। नाको झील उत्तराखंड में नहीं है। और चेम्बर चेम्बर मम्बकलम झील की बात करें, ये भी आपको केरल में नहीं है। तो ध्यान में चेम्बर चेम्बर मबकलकम चेम्बर मबकक्कम झील की बात करेंगे तमिलनाडु में है। तावा झील आपको मध्य प्रदेश में है। नाको झील आपको कहाँ पे मिलेगा, हिमाचल में मिलेगा। चोमालू कहाँ पे है, चोमालू आपको सिक्किम में मिलेगा। ठीक है, पुलिकट झील की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश में पुलिकट है। अष्टमुडी की बात करें कहाँ पे है, तो अष्टमुडी आपको केरल में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, भारत की सबसे लंबी झील, ठीक है, भारत की सबसे लंबी झील की बात करें चिल्का झील है, गलत है। भारत की सबसे लंबी झील की बात करेंगे वेम्बनाड झील है, न कि मतलब चिल्का है। ठीक है, भारत की सब, ठीक है, क्या है तो ध्यान में रखेंगे इसको, क्या बोलते हैं इसको, वेम्बनाड। भारत की सबसे बड़ी उच्च अक्षांशीय झील की बात करें सोंगमो झील है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील की बात करें गोविंद बल्लभ पंत सागर है। तो केवल ये सही है और ये आपका गलत है। ठीक है, भारत की सबसे लंबी झील की बात करेंगे तो वेम्बनाड झील है। भारत की सबसे बड़ी उच्च अक्षांशीय झील की बात करें चोलामू झील है। चोलामू झील आपको कहां पे मिलेगा, तो सिक्किम में है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील की बात करें गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, आपको फिर से आपको क्या करना है, मिलान करना है। ठीक है, चाय वर्षा, ठीक है, तो चाय वर्षा असम है। चेरी ब्लॉसम की बात करेंगे कर्नाटक दिया हुआ, नॉर्वेस्टर बैसाखी दिया हुआ, काल बैसाखी की बात करें पंजाब दिया। तो उपर्युक्त में से कितने कथन सही है, तो 3 कथन सही है। मतलब क्या, तो एक स्टेटमेंट इसमें से कोई गलत है। अब कौन सा गलत है उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे बात। असम में चाय वर्षा होता है, ठीक है, टी सौर रोटे, ठीक है। बंगाल में काल बैसाखी होता है, गलत है। यहाँ पे क्या दिया, काल बैसाखी। पंजाब दिया हुआ, बैसाखी का त्योहार भले ही पंजाब में मनाते हैं, ठीक है,
लेकिन काल वैसाखी की बात करेंगे तो काल वैसाखी कहाँ पे होता है, तो ध्यान में रखना है। तो काल वैसाखी की बात करें, काल वैसाखी की बात करेंगे तो ध्यान में रखना है कहाँ पे मनाते हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना है कहाँ हो गया, तो इसको हम लोग मनाते हैं कहाँ पे, तो काल वैसाखी बंगाल में, ठीक है। केरल में क्या होता है, आम्र वर्षा होता है, ठीक है। कर्नाटक में कॉफी सावर होता है, ठीक है। तो इसको सर आपको सही क्वेश्चन का करना है। आंसर हाँ, इस वाला तो काल क्वेश्चन नहीं वैसाखी, मिला। सर क्वेश्चन क्या नहीं कंफर्म मिला, कैसा है, म्यूट कर दीजिए। इंग्लिश वाला क्वेश्चन सेट का नहीं मिला सर, आंसर मिला। आप नींद में रहिएगा तब वो कहाँ से मिलेगा, जो ऑलरेडी ग्रुप में सेट डाला हुआ है तो नहीं मिलेगा। स्वेट ग्रुप में डाला हुआ है, उसी को डिस्कशन करवा रहे हैं, जो भी नहीं है, डिस्कशन ऊपर नहीं होता है। आया अभी। आप देखते नहीं है ना, आप सीधे हवा में बात करते, जो भी इंफॉर्मेशन दिया जाता है उसको ध्यान से देखा कीजिए। ये देखिए लगभग ये वाला 15 है। दिन से ये सेट ग्रुप में डाला हुआ है, ये ग्रुप में जो इन्फॉर्मेशन जाता है तो उसको देखा कीजिए ना। जो भी मैं पढ़ाता हूँ ग्रुप में डाल देता हूँ, डिस्कशन होने के बाद ग्रुप से टेस्ट सीरीज को हटा दिया जाता है, उससे पहले तो ग्रुप में टेस्ट पड़ा हुआ रहता है, तो ढूंढेंगे तब तो मिलेगा। तो चाय वर्षा असम सही है, चेरी ब्लॉसम की बात की कर्नाटक सही है, नॉर्वेस्टर की बात की उड़ीसा सही है। अब बैसाखी का त्योहार पंजाब में मनाते हैं, ठीक है। लेकिन काल बैसाखी क्या है, तो ये आपको एक बंगाल में होने वाली घटना है, ठीक है। चलिए, ये तेज क्या होता है यहाँ पे, ओडिशा में इस वर्षा को नॉर्वेस्टर भी कहा जाता है। इस समय होने वाली वर्षा में तड़ित झंझा मतलब थंडर स्टॉर्म भी उत्पन्न होता है, जिससे बिजली चमक के साथ क्या होती है, तो तेज वर्षा होती है, ठीक है। ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे देखिए, आर्यभट्ट अनुसंधान वेधशाला की बात करें कहाँ पे, नैनीताल में, ठीक है। पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्र तिरुवनंतपुरम में भी, ठीक है। भारतीय भूगर्भिक सर्वेक्षण की बात करेंगे कोलकाता में, ठीक है। अब भारतीय भू चुंबकीय संस्थान की बात करेंगे तब तो मुंबई में, ठीक है, ठीक है। सारे ही सारे कथन की बात करेंगे इसका सही है, ठीक है। तो आर्यभट्ट अनुसंधान वेधशाला की बात करेंगे तो नैनीताल बिल्कुल सही है। पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्र की बात करेंगे तिरुवनंतपुरम सही है। भारतीय भूगर्भिक सर्वेक्षण की बात करें कोलकाता सही है। अब भारतीय भू चुंबकीय संस्थान की बात करूं कहाँ पे, तो मुंबई सही है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। जलोढ़ मिट्टी में पोटाश चूना आदि की प्रधानता होती है, जबकि नाइट्रोजन व कार्बनिक तत्वों की कमी पाई जाती है। काली मिट्टी में लोहा चूना आदि की प्रधानता होती है, जबकि नाइट्रोजन पोटाश आदि की कमी पाई जाती है। तो बताना सत्य कथन की चयन करें, तो ध्यान में रखना है। तो इसके जो सत्य कथन की बात करेंगे तो केवल दूसरा कथन सही है, बाकी यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी में उल्टा कर दिया है। क्या होता है जलोढ़ मिट्टी में उल्टा करने का रीजन की बात करेंगे, तो जलोढ़ मिट्टियों में पोटास, फास्फोरिक अम्ल, चूना एवं कार्बनिक तत्वों की प्रचुरता होती है। इसमें नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है, ठीक है। तो जलोढ़ मिट्टी में आप देखोगे तो इसमें मिट्टियों में पोटास, फास्फोरिक अम्ल, चूना एवं कार्बनिक, ठीक है, तत्वों की प्रचुरता पाई जाती है। इसमें नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है। काली मिट्टी में देखोगे तो इस मिट्टी में लोहा चूना एल्युमिनियम कैल्शियम एवं मैग्नीशियम कार्बोनेट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जबकि नाइट्रोजन पोटास और फास्फोरस कार्बनिक तत्वों की क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है, ठीक है। ध्यान में रखना है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो 2015 में हुई थी। 19 जनवरी 2015 को किसकी शुरुआत हुई थी, तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत हुई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, प्रत्येक 3 वर्ष पर कार्ड का नवीनीकरण किया जाता है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एक चीज और भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसके लिए लाभ कौन का, इसके लिए कौन, इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण युवा एवं किसान जिनकी आयु 40 वर्ष तक का है मृदा परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना एवं नमूना परीक्षण कर सकते हैं, जिसकी खर्च का 75% केंद्र एवं राज्य सरकार के द्वारा वहन की जाएगी, उनका मात्र 25% होगा। कैजुरीना, केबरा एवं बेंदी वृक्ष किस प्रकार के वन के उदाहरण है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखिए कौन सा ज्वारीय वन है, ठीक है। तो कैजुरीना, केबरा एवं बेंदी वृक्ष किस प्रकार के वन के उदाहरण है, तो आपको ध्यान रखना है ज्वारीय वन के उदाहरण है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। निम्न प्रकार की विशेषता किस प्रकार की वन की है, ठीक है। तो इसके मुख्य क्षेत्र में प्रादीपीय एवं उत्तर पूर्वी पठारी शिवालिक श्रेणी की सहारे भावर एवं तराई प्रदेश है। यहाँ के प्रमुख पेड़ की बात करें बांस, खैर, त्रिफला एवं चंदन है। ये 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर वर्षा क्षेत्र में मिलते हैं, ठीक है। सत्य कथन का चयन करना है, बताना कौन सा है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, इसको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्रपनपाती वन। क्या होता है इसमें, यहाँ पे बारिश कितनी होती है, तो 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक यहाँ पे क्या होती है, वर्षा होती है। इसके मुख्य केंद्र की बात करेंगे सह्याद्री, पूर्वी ढलान, प्रायद्वीपीय के उत्तरी पूर्वी पठारी भागों, शिवालिक श्रेणी के सहारे भावर एवं तराई क्षेत्र इसमें पाया जाता है। इसमें जो मुख्य रूप से जो वन जो होते हैं तो मानसूनी वन होते हैं, ठीक है, जहाँ पे वर्षा ठीक ठाक होता है। मानसून यहाँ पे क्या होंगे ना, आर्द्रपनपाती वन में क्या होंगे, तो यहाँ पे सागवान मिलेंगे, सखुआ मिलेंगे, मतलब जिस लकड़ी से क्या करते हैं ना,
फर्नीचर वगैरह बनता है वो लकड़ी यहाँ पे खूब मिलता है। आम है, महुआ है, बांस है, खैर है, त्रिफला, चंदन है। ये सभी आर्थिक दृष्टिकोण से काफी अधिक मूल्यवान होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो लकड़ी मिलेगा उसमें सागवान जिसको टीक बोलते हैं, सकुआ जिसको साल बोलते हैं, जो कि काफी अधिक मजबूत लकड़ी होता है। इसको फर्नीचर लकड़ियां भी कहा जाता है। रेल के स्लीपर बनाने में सकुआ लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, रेल का स्लीपर बनाने में, ठीक है। अब तो नहीं बनता है, लेकिन पहले के समय में रेल के स्लीपर बनाने में इस लकड़ी का प्रयोग किया जाता था। वर्तमान में सर्वप्रथम 1894 में वन नीति का निर्माण हुआ, ठीक है। तो ठीक है, राष्ट्रीय वन नीति, ठीक है, के अनुसार मैदानी भागों में 80% तथा पर्वतीय भागों में 60% क्षेत्र को वनाच्छादित करने की आवश्यकता है। गलत दिया हुआ है, ठीक है। मैदानी भागों में हमेशा कम रहता है, पर्वतीय में ज्यादा रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ध्यान में रखना है, जो मुख्यतः इनमें कहा गया है 33% भूमि पे कम से कम वन होना चाहिए। भारत में सर्वप्रथम 1894 में वन नीति का निर्माण किया गया, जिसको 1952 में और 1988 में संशोधित किया गया। तो वन नीति जो आया था, कब आया था? फॉरेस्ट को लेकर पॉलिसी की बात करें 1894 में आया था, 1952 में, और 1998 में क्या किया गया? तो इसमें संशोधन किया गया था। 1988 ईस्वी की संशोधित नीति वनों की सुरक्षा, संरक्षण तथा विकास पे जोर देती है। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार भारत में 33% वन क्षेत्र की प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया, मतलब संपूर्ण भूभाग का 1/3, ठीक है। जिसके अनुसार मैदानी भागों में 20% तथा पर्वतीय भागों में 60% का क्षेत्र वनाच्छादित करने की आवश्यकता है, ठीक है। मतलब मैदानी भागों में 20% है, पर्वतीय भागों में कितना है? 60% कम से कम जो जगह होना चाहिए, और मतलब क्या होना चाहिए? पूरी तरीके से वन से आच्छादित होनी चाहिए, ठीक है। 2015 ईस्वी तक 33% वन क्षेत्र प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया। 2015 ईस्वी तक था, जो कि आई थिंक नहीं पूरा हुआ होगा। अगर भारत में अगर वन की बात करेंगे तो कितने प्रतिशत भूभाग पे भारत में वन है? अप्रोक्स अगर देखें 20% के आसपास, ठीक है। नया वाला जो फॉरेस्ट सर्वेक्षण रिपोर्ट आया था उसमें ओवरऑल 20% के आसपास था। वैसे तो 17% ही था, लेकिन इसमें बागवानी वगैरह को शामिल करते हैं तो 20% के आसपास चला जाता। देश का पहला प्राइवेट बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ पे लगा? देश का पहला वानिकी एवं बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ पे बना? एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन की बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे तो ये जम्मू कश्मीर में है ना, तो ये कहाँ पे? सिराज बाग, ठीक है। देश का पहला वानिकी एवं बागवानी विश्वविद्यालय रानी चौरी में। और देश का पहला प्राइवेट बायोडाइवर्सिटी पार्क की बात करेंगे तो अनाई कुटी में लगा हुआ है, ठीक है। अनाई कुटी की बात करेंगे कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में, कोयम्बतूर में है, ठीक है। देश का पहला प्राइवेट बायोडायवर्सिटी पार्क खोला गया, जिसमें 150 प्रजातियों के पंछी, जानवर और 520 प्रजातियों के पौधे देखने को मिलेगा। जम्मू कश्मीर के डल झील के पास में सिराज बाग में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप उद्यान लगाया गया है, ठीक है। कहाँ पे ट्यूलिप उद्यान एशिया का सबसे बड़ा? तो जम्मू कश्मीर में डल झील के पास में कौन सा बाग है? सिराज बाग, ठीक है। 60 रंगों में ट्यूलिप पर 12 लाख से अधिक पौधे हैं यहाँ पे, ठीक है। उत्तराखंड के रानी चौरी, जो कि टिहरी जिला में पड़ता है, में देश का पहला प्रथम वानिकी एवं बागवानी विश्वविद्यालय भी स्थापित किया गया है, ठीक है। ध्यान में रखना है। अब आते आगे का प्रश्न भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। पेड़ लगाने को प्रोत्साहन करने वाला सामाजिक वानिकी कार्यक्रम 1976 में चल रहा है। सामाजिक वानिकी को कनाडा तथा स्वीडन की तकनीकी सहयोग से चलाया जा रहा है। सामाजिक वानिकी को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसे IMF के से वित्तीय सहयोग मिलता है। तो बताना कौन सा कथन सही है इसमें, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन 1 और 2 की बात करेंगे सही है, बाकी तीसरा गलत है, ठीक है। मतलब पेड़ लगाने को प्रोत्साहित करने वाला सामाजिक वानिकी कार्यक्रम 1976 से चल रहा है। सामाजिक वानिकी को कनाडा तथा स्वीडन की तकनीकी सहयोग से चलाया जा रहा था। ये दोनों का दोनों स्टेटमेंट क्या लिया है? सही लिया है। गलत कौन है? तो ध्यान रखेंगे, तो तीसरा नंबर गलत है। तो इसको सपोर्ट कौन कर रहा है? तो इसको सपोर्ट कौन कर रहा है, जरा इस पे देख लेते हैं। विश्व बैंक से, ठीक है। किससे इसको सहायता मिलता है? वर्ल्ड बैंक से नहीं, सॉरी IMF से नहीं, ठीक है, वर्ल्ड बैंक से, ठीक है। किससे सहायता मिलता है? तो वर्ल्ड बैंक से सामाजिक वानिकी कार्यक्रम को सहायता मिलता है। ये 1976 से चल रहा है, ठीक है। जीव मंडल शब्द का प्रयोग किस भूवैज्ञानिक ने किया था? जीव मंडल शब्द का प्रयोग सबसे पहले एडवर्ड सुएज ने, किसने किया था? तो जीव मंडल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? एडवर्ड सुएज ने इस शब्द का प्रयोग किया था। ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। एडवर्ड सुएज, ये ऑस्ट्रियन थे, ठीक है, ऑस्ट्रियन भूवैज्ञानिक थे। अब आना है बताना कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट आपको कहाँ पे मिलेगा? तो कोल्ड डेजर्ट तो लद्दाख में, नोकरेक आपको मेघालय में है, ठीक है। शेषाचलम की बात करेंगे आंध्र प्रदेश में है, और पन्ना की बात करें मध्य प्रदेश में। 3 कथन सही है, तो कोई ना कोई एक तो गलत होगा, ठीक है। तो कोल्ड डेजर्ट की बात करें लद्दाख में नहीं, क्या होगा? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे होगा? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। नोकरेक ध्यान में रखेंगे, मेघालय सही है आपका। शेषाचलम पहाड़ी आंध्र प्रदेश में। पन्ना की बात करेंगे तो आपका कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। सिमलीपाल की बात करें, अभ्यारण्य की बात करेंगे, कहाँ पे है? तो ये ओडिशा में पड़ता है। शेषाचलम आंध्र प्रदेश में, नोकरेक आपको मेघालय में है,
और ये आपका क्या है, हिमाचल प्रदेश में आपको क्या मिल रही है, कोल्ड डेजर्ट मिल, सबके सब जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, ठीक है। कोल्ड डेजर्ट, नोकरेक, शेषाचलम पहाड़ी, पन्ना, शिमलीपाल, ठीक है, सबका राज्य आपको याद रखना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कोल्ड डेजर्ट है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जैव मंडल आरक्षित है डिब्रू साइखोवा है, ठीक है, ध्यान में रखिए, असम में पड़ता है। भारत का दक्षिणतम भारत के दक्षिणतम जैव मंडलीय क्षेत्र की बात करें, अगस्त मलाई है, बताना सही कथन की चयन करें, तो ध्यान रखेंगे केवल दूसरा कथन ही क्या सही है, क्योंकि क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की बात करें, कच्छ का रण है, कौन सा है, रन ऑफ कच्छ की बात करेंगे, ध्यान में रखेंगे ये, ठीक है। रन ऑफ कच्छ में किस किस जानवर का, वह संरक्षण केंद्र की बात करें, किस जानवर का रन ऑफ कच्छ में, क्या बताएंगे, तो यहाँ पे गधा का है, ठीक है, जंगली गधा का है, ठीक है, किसका है, जंगली गधा का संरक्षण बनाया गया है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जैव आरक्षित है डिब्रू सखोवा है, ठीक है, कहाँ पड़ता है डिब्रू सखोवा, तो असम में डिब्रू सखोवा है, ठीक है। भारत के दक्षिणतम जैव मंडलीय क्षेत्र की बात करेंगे, क्या है, तो ग्रेट निकोबार है, ठीक है। आप चलेंगे यहाँ पे और भी देखेंगे, जैव मंडलीय क्षेत्र का वर्गीकरण किया गया है, ठीक है, 3 कैटेगरी में किया गया, मिलान करना है, ठीक है। तो इसका आंसर की केंद्रीय भाग है, बफर जोन है, संक्रमण क्षेत्र है, ठीक है। तो चलिए आते हैं इसका आंसर देखते हैं। देखिए तो सबसे पहले क्या है, 1 का ए, 2 का 3, 3 का 3, तो मिला हुआ ही, सबका क्या है, आपस में मिला हुआ ही है। तो केंद्रीय भाग की बात की, यहाँ विनाश रहित अनुसंधान तथा कम संगठन वाला आर्थिक क्रियाओं को संचालित किया जाता है। बफर जोन की बात करेंगे तो इस क्षेत्र में आरक्षित प्रबंधनों एवं स्थानीय लोगों के मध्य सामंजस्यपूर्ण सक्रिय सहभागिता चलती है, ठीक है। संक्रमण क्षेत्र की बात करें, इस क्षेत्र का प्रयोग सहायक क्रियाओं तथा प्रायोगिक अनुसंधान हेतु किया जाता है, यह भी आपको ध्यान में रखना है, महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए केंद्रीय भाग की बात, इसको कोर एरिया कहते हैं, तो प्राकृतिक या केंद्रीय परिक्षेत्र बाधा रहित तथा प्राकृतिक रूप से रक्षित होता है, ठीक है। यह क्षेत्र जैव विविधता के संरक्षण के अत्यंत उपयोगी है। यहाँ पर विनाश रहित अनुसंधान कार्य तथा कम संगठन वाली आर्थिक क्रियाओं का संचालन किया, किसी प्रकार का औद्योगिक काम नहीं किया जा सकता। और बफर जोन की बात करें, यह क्षेत्र केंद्रीय परिक्षेत्र को चारों ओर से घेरे रहता है, इसका प्रयोग सहायक क्रिया जैसे पर्यावरणीय शिक्षा, मनोरंजन, मूल तथा प्रायोगिक अनुसंधान आदि के लिए भी किया जाता है। एक होता है संक्रमण होता है, ठीक है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का बाहरी भाग जो बफर परिक्षेत्र के चारों ओर घेरे रहता है, संक्रमण क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र में आरक्षित प्रबंधों व स्थानीय लोगों के मध्य सामंजस्यपूर्ण सक्रिय सहभागिता भी चलती है। भारत में वर्ष 1972 में वन संरक्षण, मतलब क्या बोलते हैं, मतलब एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट आया था ना, 1972 में थी, तो ठीक है। देश में सर्वाधिक वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में, तो ये आपको गलत है, कहाँ पे मिलेगा देश में सर्वाधिक वन्यजीव अभ्यारण्य, कहाँ पे मिलेगा, एमपी में ही मिला अंडमान सर। निकोबार रह गया है, अंडमान निकोबार में है सबसे ज्यादा, ठीक है, सबसे ज्यादा अंडमान कहाँ, नहीं, एमपी में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ पे अगर पूछा पूछा जाएगा अभ्यारण्य है शायद वहां पे, ठीक है, लेकिन अगर पूछेगा ना वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे ज्यादा अगर बात पूछेगा तो ध्यान में अंडमान निकोबार में है, ठीक है, देखिए दिया भी होगा। भारत में जैव विविधता संरक्षण के लिए व्यापक राष्ट्रीय जैव विविधता कार्यनीति और योजना तैयार की गई है। भारत में प्रत्येक वर्ष, ठीक है, 1972 सॉरी भारत में वर्ष 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया, ठीक है, एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट कह लीजिए, 1972 में आया था, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यानों में वन्य जीव अभ्यारण्यों की स्थापना की। देश में सर्वाधिक वन्य जीव अभ्यारण्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ध्यान में 97 वहां पे, कितने हैं, 97 है वहां पे, ठीक है। निम्न कथनों पर विचार करना, वन्य जीव अभ्यारण्य का गठन विशेष प्रकार की संरचना के संरक्षण के रूप में किया गया। राष्ट्रीय उद्यानों का गठन किसी एक प्रजाति अथवा कुछ विशिष्ट प्रजातियों के संरक्षण के लिए किया गया है, तो असत्य कथन की चयन करें, तो दोनों का बात करेंगे असत्य कथन। राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीव अभ्यारण्य के बीच में समझ लीजिए क्या अंतर है। भारत में जैव विविधता संरक्षण के लिए व्यापक राष्ट्रीय जैव विविधता कार्यनीति और कार्य योजना तैयार की गई है। भारत में वर्ष 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यानों तथा वन्य जीव अभ्यारण्यों की स्थापना की गई। वन्य जीव अभ्यारण्य का गठन किसी एक प्रजाति अथवा कुछ विशिष्ट प्रजातियों के संरक्षण के लिए किया जाता है। किसका, वन्य जीव अभ्यारण्य क्या होता है, कोई एक जाति या फिर कोई विशिष्ट जाति, ठीक है, ध्यान में रखना है। इसके विपरीत अगर राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो विशेष प्रकार की शरण नस्ली के संरक्षण के तौर पर इसका उपयोग किया जाता है, यह भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जालदापारा की बात करेंगे तो किसके लिए है, वन विहार नेशनल पार्क किसके लिए, केवलादेव की बात करें किसके लिए, ठीक है, तो सारे के सारे इसमें गलत दे दिए हुए हैं, ठीक है। तो
सही क्या है, तो इसके बारे में सभी युग्म का चयन करें, तो इसका डी, सभी गलत युग्म सुमेलित है। ठीक है, तो चलिए मिला लेते हैं। कच्छ का छोटा रण गुजरात में क्या मिलेगा, जंगली गधा मिलेगा, जिसके बारे में हम लोग बोला इनके संरक्षण के लिए। काजीरंगा में एक सिंग वाला गैंडा है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद जालदापरा आपको पश्चिम बंगाल में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है जालदापरा, तो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। यहाँ पर भी एक सिंग वाला गंडा है। डाची गांव में जाएंगे ना, हंगुल, हंगुल मिलता है वहां पे। गिर में जाओगे तो सियाइसे है। वन विहार नेशनल पार्क आपको मध्य प्रदेश में, यहाँ पे आपको सफेद बाघ मिलेगा। ठीक है, रेगिस्तान राष्ट्रीय पार्क राजस्थान में, यहाँ पे क्या मिलता है, ऊंट मिलता है। ठीक है, केवलादेव नेशनल पार्क आपको राजस्थान में, वहां पे क्या मिलेगा, साइबेरियन क्रेन मिलेगा। ठीक है, भारतीय वन्य जीव बोर्ड के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। स्टेटमेंट सुनिएगा, बिहार अपनी स्वयं की वन्य जीव कार्य योजना पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। IUCN, ठीक है, IUCN मतलब अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ ने संरक्षित क्षेत्र वर्गीकरण के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यानों को कैटेगरी 2 जबकि वन्यजीव अभ्यारण्यों को कैटेगरी 4 में वर्गीकृत किया गया है। तो सही कथन की बात करेंगे तो कौन सा है, तो 1 और 3 की बात करेंगे सही कथन है। मतलब बिहार अपनी स्वयं की वन्यजीव कार्य योजना पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बना, ये गलत है। भारतीय वन्यजीव बोर्ड के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, पर्यावरण मंत्री या फिर मतलब ये मत मार कर आइएगा, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें भारतीय वन्यजीव कार्य योजना की बात करेंगे 17 से लेके 31 तक है। ठीक है, ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे आप ध्यान में रखो, ये गलत क्यों लिया है, तो बिहार अपनी स्वयं का वन्यजीव कार्य योजना पारित करने वाला पहला राज्य बने, गलत है। महाराष्ट्र आंसर होगा ना, क्या होगा इसका आंसर, महाराष्ट्र अपनी स्वयं की वन्यजीव कार्य योजना पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है। ठीक है, कौन है, महाराष्ट्र है, न कि मतलब बिहार है। बाकी ऊपर का दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे आपका सही है। ये भी देख लीजिए, IUCN ने संरक्षित क्षेत्र वर्गीकरण के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान को कैटेगरी 2 में रखा है। ठीक है, लेकिन वन्यजीव अभयारण्य को किस में रखा है, कैटेगरी 4 में रखा है। तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हो। चलिए अब इसमें फिर से मिलान करना है, तो कौन सा उद्यान कहाँ पे है, तो जरा मिलान कीजिए। तो चलिए यहाँ पे ध्यान में रखना है। चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे ही आ जाता है, इसका आंसर सी लिया, मतलब 3 और 4 की बात करेंगे सही है, बाकी गलत है। गुगामल आपको कहाँ पे पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। गुंडी आपको तमिलनाडु में है। गलाथिया बे की बात करेंगे तो अंडमान निकोबार में है। महावीर हरिना वनस्थली की बात करेंगे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। एक महावीर वन्यजीव अभयारण्य भी वो सर गोवा में पड़ता है, महावीर वाला गोवा में ही है ना, ये गोवा में है। ठीक है, महावीर वाला। ठीक है, ये क्या, महावीर हरिना वनस्थली की बात करें तेलंगाना में है। और सिरोही कहाँ पे आता है, मणिपुर में। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, सुन लीजिए। गुगामल की बात करें महाराष्ट्र में है। गुइंदी की बात करें तमिलनाडु में है। गलीथा बे की बात करें अंडमान और निकोबार में। महावीर हरिना वनस्थली की बात करें तेलंगाना में है। और सिरोही की बात करें कहाँ पे है, तो मणिपुर में, याद रखिएगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय वन उद्यान, ठीक है, रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, कैंपेबल बे राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, मुलेन राष्ट्रीय उद्यान। तो विषम को चुना है। ऊपर का तीनों जो देख रहे हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आपको पड़ता है। ठीक है, अब मुलेन राष्ट्रीय की बात करें तो ये आपको मिजोरम में पड़ता है। बाकी महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, कैंपेबल राष्ट्रीय उद्यान, तो ये सबके सब आपको कहाँ पे पड़ते हैं, तो सबके सब आपको कहाँ पे है, तो अंडमान निकोबार में है। ठीक है, बाकी मुडलैंड राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो आपको ये कहाँ पे पड़ता है, तो मिजोरम में पड़ता है। इसको भी जरा आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब आते हैं राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन कब किया गया, 2006 में किया गया। हालांकि बाघ नीति की बात करेंगे तो प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था, तो 1973 में आपको प्रोजेक्ट टाइगर आया था। लेकिन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन 2006 में किया गया था। ठीक है, ध्यान में रखना है। वर्ष 2021 में भारत में 24 बाघ आरक्षित क्षेत्रों को वैश्विक कंजर्वेशन एस योड या फिर टाइगर स्टैंडर्ड्स की मान्यता दी गई। निम्न से किस बाघ आरक्षित क्षेत्र को CATC की मान्यता प्राप्त नहीं है, ये किसको नहीं है, तो दुधवा आपको उत्तर प्रदेश में, वाल्मीकि बिहार में पड़ता है। प्राम्बिकुलम की बात करेंगे आई थिंक तमिलनाडु या केरल में होगा। नागरहोल की बात करें कर्नाटक में है। तो किसको नहीं है, तो ये प्रश्न आपसे पूछा है, तो नागरहोल टाइगर रिजर्व को नहीं है। ठीक है, 2021 में 14 बाघ आरक्षित क्षेत्रों को, ठीक है, वैश्विक CATC की मान्यता दी गई। किसको किसको दी गई, तो मधुमिलाई टाइगर रिजर्व की बात करेंगे। अनामलाई टाइगर रिजर्व कहाँ पे, तमिलनाडु में। बांदीपुर आपको कर्नाटक में। प्राम्बिकुलम की बात करें केरल में। पेंच कहाँ पे पड़ता है, महाराष्ट्र में, या थोड़ा सा MP में भी है पेंच। ठीक है, सतपुरा कान्हा पन्ना टाइगर रिजर्व का मध्य प्रदेश में। दुधवा टाइगर रिजर्व की बात करेंगे तो कहाँ पे पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का बिहार में है, कहाँ पे, तो ध्यान रखें वेस्ट चंपारण में है। ठीक है, और सुंदरबन टाइगर रिजर्व की बात करें पश्चिम बंगाल में। मानस काजीरंगा ओरांग टाइगर रिजर्व की बात करेंगे तो कहाँ पे है, तो आपको ये असम में पड़ता है। ठीक है, अब आप देखेंगे 56 नंबर क्वेश्चन। कैलाश श्रृंखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, बिल्कुल ठीक है, कैलाश श्रृंखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहते हैं।
वैश्विक रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों को आईयूसीएन की लाल सूची में चीता का सुवेद की श्रेणी में रखा गया, तो ये भी आपका ठीक है। आईयूसीएन की लाल सूची में एशियाई चीता को गंभीर रूप से संकटग्रस्त की श्रेणी में रखा गया, तो ये भी सही है। मतलब सारे ही सारे कथन की बात करेंगे आपका सही है। कैलाश श्रृंखला को, ठीक है, कैलाश श्रृंखला को भारत के टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। वर्ष 1992 में पद्म श्री से, ठीक है, पद्म श्री से अंकित राजस्थान के कैलाश श्रृंखला भारत में बाघों को किए गए अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं। उन्हें टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1973 में शुरू किया प्रोजेक्ट टाइगर का नेतृत्व श्रृंखला ने किया था। तो 1973 में आपको प्रोजेक्ट टाइगर आया था और उसका नेतृत्व कैलाश श्रृंखला ने किया था। और इनको भारत में टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और चीता की बात करेंगे, चीता की बात करेंगे तो आयुषीन की लाल सूची में सुभेद की श्रेणी में है, ठीक है। और यहाँ पे संकटग्रस्त की श्रेणी में एशियाई चीता आएंगे, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। आप सुबेद को ध्यान में वार्नेबल कहते हैं, ठीक है। एशियाई चीता किस में आएंगे तो इंडेंजर्ड में आते हैं, ठीक है, इसको भी आपको ध्यान में, क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आएंगे एशियाई चीता और सीधे चीता वार्नेबल में आएंगे, ठीक है। अभी सर नामीबिया से बात कितने चीते बताइए, हाँ, ये पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में नहीं मध्य प्रदेश में होगा सर। अच्छा, महाराष्ट्र में नहीं है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों में पेंच पड़ता है, ठीक है, दोनों ध्यान में में है सर। रखिए, हाँ, दोनों में पड़ता है। बात तो बोलते हैं लेकिन बहुत देर लगा रहे, हम तो बोल ही दिए महाराष्ट्र में भी है और मध्य प्रदेश में, दोनों में पेंच पड़ता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, बॉर्डर पे है वो, अच्छा ठीक है। ठीक है सर। अब पूछता है ये, ठीक है, ऐसे कहाँ पे नहीं है, दोनों में पड़ता है, महाराष्ट्र में भी है वहां पर भी। कुछ अभ्यारण्य जैसे दोनों स्टेट में पड़ता है। जैसे अगर पूछ देगा आपसे, बताओ इस सुंदरबन डेल्टा कहाँ पड़ता है, तो भारत में भी है, बांग्लादेश में भी है सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। कुछ कुछ अभ्यारण्य अच्छा जैसे बॉर्डर पे है, दोनों स्टेट के बीच में पड़ जाता है। चलिए, तो 2022 में नामीबिया से 8 चीतों को लाया गया, ठीक है। मध्य प्रदेश के किस नेशनल पार्क में रखा गया, कूनो में, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान में हस्तांतरित। इसी क्रम में 18 फरवरी 2023 को फिर दक्षिण अफ्रीका से 12 चीतों को लाया गया। तो पहले 8 चीता को लाके कूनो नेशनल पार्क में रखे, अब फिर से मतलब 12 चीता को भी लाए। कहां से लाए, दक्षिण अफ्रीका से लाए, ठीक है, क्योंकि भारत में चीता पूरी तरीके से क्या हो चुका था, समाप्त हो चुका था। डुगोंग, डुगोंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में विचार करना। ये शाकाहारी स्तनपायी एक प्रकार का गाय होता है ये, ठीक है। डुगोंग को, इनको समुद्री गाय के नाम से भी आई थिंक जानते हैं, ठीक है, दिया होगा, ठीक है। शाकाहारी होता, स्तनपायी की एकमात्र मौजूद प्रजाति है, हाँ शाकाहारी होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, घास खा के जीवित रहता है। इस श्रेणी की 4 जीवित प्रजातियों में से एक है। यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत अनुसूची 2 में सूचीबद्ध है, ठीक है। और डुगोंग का फोटो भी आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो केवल 2 इसका सही है, ठीक है। 2021 में तमिलनाडु सरकार ने पाक खाड़ी में डुगोंग के लिए भारत का पहले संरक्षण रिजर्व की स्थापना की थी। कहां पे, ध्यान रखिए, पाक की खाड़ी में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने किया था। डुगोंग जिसे समुद्री गाय, सी काऊ भी कहा जाता है, शाकाहारी स्तनपायी की एकमात्र मौजूद प्रजाति। ये सिरेनिया श्रेणी में 4 जीवित प्रजातियों में से एक है, जिसकी आयु लगभग 25 वर्ष होती है, ठीक है। और ये आयुष इनकी अनुसूची 1 में है, ठीक है, इसमें 2 दिया गया था ना, वर्नेबल में आता है, ठीक है। रेड लिस्ट की बात करेंगे तब वर्नेबल में है, ठीक है। और मन्नार की खाड़ी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा कच्छ की खाड़ी में ये पाया जाता है, ठीक है। और तमिलनाडु गवर्नमेंट की बात करें, इनके लिए भारत का पहला संरक्षण रिजर्व बनाने की भी घोषणा की है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो निम्न से किस स्थान पर केंद्र एवं राज्य सरकार की सहायता एशिया का तीसरा तथा भारत का पहला एलिफेंट विलेज बनाया गया। तो एलिफेंट विलेज की बात करें, आमेर के कुंडा ग्राम में बनाया गया। क्या बना, एलिफेंट विलेज बनाया गया। आमेर आपको कहाँ पे पड़ता है, जयपुर से 15-20 किलोमीटर दूर है, ठीक है, राजस्थान, जयपुर में आपको पड़ता है आमेर। तो वहां पे कुंडा ग्राम में क्या बना है, भारत का पहला एलिफेंट विलेज बनाया जा रहा है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब भारत का पहला हाथी पुनर्वास केंद्र की बात करें, कोटूर में है। कोटूर कहाँ पे पड़ता है, केरल में पड़ता है। अब पहला एलिफेंट विजल आमेर के कुंडा ग्राम में, ठीक है। ध्यान में रखना है, तो आमेर के कुंडाग्राम, जयपुर, राजस्थान में केंद्र एवं राज्य सरकार की सहायता एशिया का तीसरा और भारत का पहला एलिफेंट विलेज बनाया जा रहा है। वर्ष 2010 में हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया, बिल्कुल किया गया। भारत का पहला हाथी पुनर्वास केंद्र कोटूर में है। कोटूर कहाँ पे पड़ता है, केरल में पड़ता है। तो दोनों को दोनों कथन की बात करेंगे सही है, ठीक है। संविधान सभा में प्रतीक क्या था, संविधान सभा की प्रतीक की बात करेंगे तो हाथी ही था, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, अब विरासत पशु के तौर पर भी हम लोगों ने 2010 में हाथी को ही चुना है, ठीक है। भारत जल विद्युत की संभावित क्षमता की दृष्टि से विश्व में 5वें स्थान पे है। कोल डैम जल विद्युत परियोजना का संबंध सतलज नदी से। द सोलर इकोनॉमी नामक पुस्तक के लेखक हरमन स्कीयर है। बताना कौन सा कथन सही थे, तीनों कथन की बात करेंगे सही है, ठीक है। भारत जल विद्युत की संभावित क्षमता में विश्व में 5वें स्थान पे आता है, ठीक है।
कोल्डम जल विद्युत परियोजना की बात की कहाँ पे, तो आपको सतलज नदी पे, ठीक है। द सोलर इकोनॉमिक नामक पुस्तक के लेखक कौन है, हरमन स्कीयर है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। भारत की बात करेंगे, ध्यान में कि भारत 5वें स्थान पे है, ठीक है। चीन, ब्राजील, यूएसए एवं कनाडा के बाद भारत का स्थान आता है। सबसे पहले चीन है, फिर ब्राजील है, फिर आपका यूएसए है, फिर आपका कनाडा है, ठीक है। कोल्डम की बात करेंगे, ध्यान में रखिएगा, तो ये आपको हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में सतलुज नदी पे स्थित है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आज हमने 60 तक के प्रश्नों को कर लिया, ठीक है। 60 से लेके तक के प्रश्नों को होगा, 60 से लेके 120 तक के प्रश्नों को क्या करेंगे, कल के क्लास में करेंगे। ये आपका पार्ट 1 है, वो आपको पार्ट 2 के तौर पर दिख जाएगा, ठीक है। तो 60 तक के प्रश्नों को क्या करना है, रिवीजन कीजिएगा। इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और लगभग इसने क्या कि काफी